प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम यूपी बोर्ड अनसॉल्व पेपर 2020 का सॉल्व कराने जा रहे हैं और जो सेट आज हम सॉल्व कराएंगे ये सेट का जो कोड है वो है WA। तो आपके पास कोई भी अनसॉल्व हो 2020 वाले पेपर में WA कोड वाले अनसॉल्व पेपर को देखिएगा और वही हम सॉल्व कराने चल रहे हैं। हालांकि यहाँ पर हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। अगर आपके पास अनसॉल्व पेपर नहीं भी है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके समझ में पूरा आएगा। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रश्न 1 हम स्टार्ट किए हैं और प्रश्न 1 जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है और इसमें जो पहला क्वेश्चन है उसमें कह रहा है ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट किस प्रकार का सॉलिड है ये पूछ रहा है। पहला ऑप्शन इन्होंने दिया है आयनिक ठोस है, दूसरा है धात्विक और तीसरा है सहसंयोजी और चौथा है आणविक। तो प्यारे बच्चों आप हमें बताइए कि ये कौन सा ठोस है, कमेंट में करके बताइए। थोड़ा सा समय हम दे रहे हैं आपको। अब प्यारे बच्चों आप अपना विचार कमेंट में लिखे होंगे, ऐसी आशा है हमें। अब यहाँ देखिए इसका डिटेल क्या है। तो ग्रेफाइट प्यारे बच्चों कार्बन का ही एक एलोट्रोप है, अपर रूप है। इसके 2 अपर रूप फेमस हैं, एक है डायमंड, दूसरा है ग्रेफाइट। मतलब हीरा और ग्रेफाइट ये 2 कार्बन के अपर रूप बहुत ही फेमस हैं और दोनों ही किस प्रकार के सॉलिड हैं, ये हैं सहसंयोजी ठोस हैं। प्यारे बच्चों सहसंयोजी का मतलब है कोवैलेंट सॉलिड है। मतलब ये है कि ये किससे जुड़े होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं। यहीं पर हम आपको दोनों बता दे रहे हैं, डायमंड के बारे में भी और ग्रेफाइट के बारे में भी। प्यारे बच्चों ये हमने डायमंड के बारे में आपको बता दिया। और ये है ग्रेफाइट। डायमंड और ग्रेफाइट जो है ये कार्बन का ही अपर रूप है और डायमंड में क्या होता है, एक कार्बन के 4 बांड होते हैं और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है चतुष्फलकीय। कहने का मतलब है टेट्राहेड्रल होता है और इसके 4 बांड क्या होते हैं, 4 अदर कार्बन से जुड़े होते हैं। और इन दोनों का ही जो फार्मूला होता है वो होता है CN। मतलब चाहे आपका डायमंड हो और चाहे ग्रेफाइट हो, चाहे डायमंड हो चाहे ग्रेफाइट हो, इसका फार्मूला प्यारे बच्चों होता है CN। CN का मतलब ये है इसमें बहुत सारे कार्बन, यहाँ पे N का मतलब है नंबर, यहाँ पे बहुत सारे कार्बन आपस में जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं, सहसंयोजक बंध से जुड़े होते हैं। और ये टेट्राहेड्रल रूप में रहता है, चतुष्फलकीय रूप में रहता है और ये जो है ट्राइगोनल के रूप में है, त्रिकोणीय के रूप में है। इसके 3 बांड क्या होते हैं, 3 अलग अलग कार्बन से जुड़े होते हैं और यहाँ पर एक बांड कम है क्योंकि जनरली कार्बन के पास 4 बांड होता है। तो एक बांड कम होने की वजह से ये इसका इलेक्ट्रॉन इसी के पास रहता है और इसी वजह से ग्रेफाइट के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन है और ये क्या है, विद्युत का सुचालक है। और हीरा के पास, डायमंड के पास कोई फिर इलेक्ट्रॉन नहीं है, इस वजह से ये विद्युत का कुचालक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन तो ये पूछा किस प्रकार का ठोस है, लेकिन हमने आपको इसका एक डिटेल बता दिया है कि आगे और अगर क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको जरूर मिल सकता है कि हीरा कुचालक क्यों होता है और ग्रेफाइट सुचालक क्यों होता है। तो इसका रीजन प्यारे बच्चों यही मुक्त इलेक्ट्रॉन है।
और दूसरा ये है कि हीरा कठोर क्यों हो सकता है, कठोर क्यों है और ग्रेफाइट मुलायम क्यों है। तो इसके पीछे भी यही रीज़न है कि इसके सारे बांड जो है बने हुए हैं और टाइटली एक दूसरे से बंधे होते हैं, इस वजह से ये कठोर होता है। एक 3D नेटवर्क बनाए रहता है बहुत सारे कार्बन का। लेकिन इसमें क्या है प्यारे बच्चों, एक बांड कम है और एक बांड कम होने की वजह से ये उतना रिजिड नहीं हो पाता है, उतना दृढ़ नहीं हो पाता। एक बांड कम है तो मजबूती से नहीं बंध पाता, इस वजह से मुलायम होता है। इसमें तमाम लेयर्स होते हैं और ये लेयर्स एक दूसरे के ऊपर फिसलते रहते हैं, इस वजह से ये मुलायम होता है। और यही कारण है कि ये जो है जब हीट इस पर लाइट जब इस पर पड़ती है तो ये सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है, इसी वजह से ये काला होता है। और ये क्या करता है, उनको रिफ्लेक्ट कर देता है। इसका जो अपवर्तनांक होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बहुत हाई होता है। ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, अवशोषित नहीं कर पाता, इसी वजह से ये चमकता है और ये काला होता है। तो चलिए आप परेशान ना होइए, काला है तो क्या हुआ, दिलवाला है। तो अब यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या सही होगा, तो ग्रेफाइट कैसा ठोस है, सहसंयोजी ठोस है। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, समान ताप पर किन किन विलयनों के युग्म समपरासरी हैं। तो यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, ये कह रहा है कि कौन कौन से ऐसे विलयनों का पेयर है, युग्म है, जो कि क्या है, समपरासरी हैं, जिनका परासरण दाब क्या है, समान है। तो इसको डिटेल में समझिए। इसके आंसर में जो है गलत दिया है, आंसर में दे रहा है दूसरा और चौथा। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ दूसरा ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता है हमारे विचार से। तो ये आंसर हमारे अकॉर्डिंग जो है गलत दिया है अंसाल पेपर में, इसको आप जो है सही कर लीजिएगा, अभी हम बता रहे हैं आपको। तो देखिए प्यारे बच्चों, समपरासरी विलयन हम कैसे पहचानते हैं। तो जब आप विलयन का चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको दो प्रकार के कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं। आपने पढ़ा होगा अणुसंख्य गुण, अणुसंख्य गुण, इंग्लिश में इसको कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, ऐसे प्रॉपर्टी जो अणुओं की संख्या पर डिपेंड हों, मतलब अणुओं की संख्या अगर बदल जाए तो प्रॉपर्टी भी बदल जाए, ऐसे प्रॉपर्टियों को हम कहते हैं अणुसंख्य गुण या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये दो आधार से हम प्यारे बच्चों कैलकुलेट करते हैं, एक तो हम नॉन पोलर के लिए, दूसरा पोलर के लिए। तो पहला हम नॉन पोलर का कॉन्सेप्ट बताते हैं आपको। नॉन पोलर जब क्या होता है, अध्रुवीय होता है, अध्रुवीय विलय होता है तब। और दूसरा केस है जब पोलर सोल्यूट होता है, मतलब ध्रुवीय विलय होता है, तब क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, समपरासरी विलयन का जो फार्मूला है, अगर नॉन पोलर है, नॉन पोलर का मतलब यह है कि प्लस माइनस में नहीं टूटता है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल आपको बता दे रहे हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे ग्लूकोज हो गया, इसका एग्जाम्पल है जैसे ग्लूकोज। इसके अलावा आप ले सकते हैं शुगर ले सकते हैं, चीनी जिसे कहते हैं, इसे सुक्रोज भी कहते हैं। और तीसरा हो सकता है प्यारे बच्चों यूरिया। तो अगर इन तीनों की बात हो रही है, ग्लूकोज की या चीनी की या यूरिया की, तो ये सब कैसे हैं, अध्रुवीय हैं। तो यहाँ पे फार्मूला दूसरा चलेगा। और अगर विलय का प्रकृति चेंज हो जाता है, ये ध्रुवीय हो जाता है, तब यहाँ कॉन्सेप्ट दूसरा लगेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अब जैसे इसका कोई एग्जांपल आपको बताते हैं, जैसे NaCl हो गया।
NaCl के अलावा CaCl2 हो गया, Na2SO4 हो गया। तो प्यारे बच्चों ये सब ऐसे सॉल्यूट हैं, ऐसे विलेय हैं जो कि क्या हैं, पोलर हैं। पोलर का मतलब है कि ये टूट जाते हैं अपने आयनों में, लेकिन ये नहीं टूटते हैं। तो इसका फार्मूला अलग चलता है, इसका फार्मूला अलग चलता है। दोनों का फार्मूला आपको हम बताते हैं। तो जो समपराशरी विलयन का फार्मूला है वो है, सांद्रता इनकी बराबर होती है, इनकी यही खासियत है। तो फार्मूला इनका है C1 = C2। और यहीं से आप जब इसको डिटेल में ले चलेंगे तो C का मतलब है सांद्रता। सांद्रता अगर न समझ में आए तो ऐसे समझिए मोलरता है ये। तो मोलरता का फार्मूला होता है मोल अपान वॉल्यूम। तो ये हो गया नंबर ऑफ मोल अपान वॉल्यूम। N1/V1 = N2/V2, ये हो गया। लेकिन जब इसमें हम आते हैं ध्रुवीय में, तो ध्रुवीय में क्या होता है प्यारे बच्चों, ये फार्मूला वहाँ अप्लाई नहीं होता है। इसके लिए फिर एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है जिसको हम वान हाफ फैक्टर कहते हैं, और इसे I से लिखा जाता है। तो मतलब जितने भी ध्रुवीय विलेय हैं इन सब के लिए जब हम अणुसंख्य गुण की बात करेंगे तो इस फार्मूले से वो कैलकुलेट नहीं होगा। तो उसके लिए दूसरा फार्मूला लगेगा जिसमें I भी शामिल रहेगा, क्योंकि I जब हम शामिल कर देते हैं तब जो है वो एक करेक्ट वैल्यू देता है। किसके लिए? सबके लिए देता है, इसके लिए भी और इसके लिए भी। अब I की वैल्यू इसके लिए 1 होता है, इसीलिए यहाँ पर I का जिक्र नहीं होता है, लेकिन इनके लिए 1 नहीं होता है। अब इसका फार्मूला है I1, और यहाँ आप C1 लिख सकते हैं = I2, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं C2। तो यहाँ पर C1 की अगर हम वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा I1, और ये हो जाएगा N1/V1, और यहाँ हो जाएगा I2, और यहाँ हो जाएगा N2/V2। ये फार्मूला प्यारे बच्चों अगर आप नहीं जानते हैं तो इसको नोट कर लीजिए। अभी हम आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि कैसे पहचानेंगे कि कौन सा इसमें समपराशरी है। प्यारे बच्चों वीडियो रोक कर आप नोट कर लीजिएगा, बाकी हम मिटाने चल रहे हैं इसे। तो यहाँ पे आप ये देखिए इन्होंने क्या किया है, चारों ऑप्शन में नॉन पोलर का कॉन्सेप्ट भी दिया है, पोलर का दिया है, नॉन पोलर का केवल कुछ में है। अब सेकंड में है, थर्ड में है, इन दोनों में तो यूरिया का जिक्र किया है, और यूरिया किस में आता है? नॉन पोलर में आता है। और बाकी जितने और कंपाउंड लिखे गए हैं ये सब ध्रुवीय है, पोलर हैं। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों एक कॉन्सेप्ट तो फिक्स है कि चारों ऑप्शन में पोलर का जिक्र है। तो जब पोलर का जिक्र है तो ये वाला फार्मूला हम अप्लाई नहीं करेंगे। कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे? ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो इन्होंने लिखा पहला ऑप्शन 0.1 एम, एम का मतलब होता है प्यारे बच्चों मोलर, मोलर। और ये किसके जगह पे लिखा गया है? ये लिखा गया है मोल पर लीटर के जगह पे। मतलब चाहे आप मोल पर लीटर लिखिए या इसी को आप क्या लिख सकते हैं? मोलर। अच्छा, ये किसका यूनिट है, किसका मात्रक है? ये सांद्रता का मात्रक है या मोलरता का मात्रक है? सांद्रता, सांद्रता का ही एक पार्ट है मोलरता। तो ये मोलरता या सांद्रता का मात्रक है। तो एक NaCl विलयन है जिसकी सांद्रता कितनी है? 0.1 है। तो अगर इस फार्मूले में प्यारे बच्चों हम क्या रखेंगे? सांद्रता की जगह हम इसका रखेंगे 0.1, और इसका बता रहे हैं इसका भी सांद्रता 0.1 है। तो दोनों जगह मतलब C1 के जगह भी 0.1 हो जाएगा और C2 के जगह भी 0.1 हो जाएगा। तो अगर इस दृष्टि से देखें तब तो ये बराबर है। लेकिन क्या इन दोनों का
NaCl का और Na2SO4 का I की वैल्यू बराबर है? नहीं बराबर है, क्योंकि NaCl जब टूटेगा तो NaCl में दो प्रकार के आयन बनेंगे, एक बनेगा Na+ और दूसरा बनेगा Cl-। और I का फार्मूला क्या होता है? I का फार्मूला होता है कितने मोल घुलने के बाद हो गए, घुलने के बाद कितना हो गया, 1 और 1 2 हो गया, और पहले कितना था, 1 था। तो घुलने के बाद कितना हो गया, 2, और पहले कितना था, 1। तो ये आंसर इसका 2 आएगा। तो इसके लिए प्यारे बच्चों I की वैल्यू आ गई 2 NaCl के लिए। लेकिन अगर हम Na2SO4 की बात करेंगे, Na2SO4, तो ये जब टूटेगा तो कितना आयन बनाएगा, ये बनाएगा 2Na+ और SO4 डबल-। तो यहाँ पर शुरुआत में तो 1 था, लेकिन बाद में कितना हो गया, 2 और 1 3, तो मतलब कितना हो गया, 3 हो गया। तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिजॉल्व होने के बाद कितना मोल हो गया, 3, डिजॉल्व होने के पहले कितना था, 1, तो Y की वैल्यू आ जाएगी 3। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर सांद्रता तो बराबर है दोनों की, मतलब C1 बराबर है C2 के, लेकिन I1 और I2 आपस में बराबर नहीं है। मतलब इस केस में C1 और C2 बराबर है, लेकिन I1 और I2 आपस में बराबर नहीं है। तो इस वजह से प्यारे बच्चों ये दोनों क्वांटिटी आपस में बराबर नहीं हो पाएगी, और जब बराबर नहीं होगी तो इनका परासरण दाब भी क्या नहीं होगा, बराबर नहीं होगा। अब अगर हम इसकी बात करें, इस पर विचार करें, तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, एक यूरिया दिया है, दूसरा NaCl दिया है। तो यूरिया नहीं टूटता है, ये वैसे के वैसे पड़ा रहता है, छोटा हो जाता है, उसमें घुल जाता है, लेकिन ये अपने आयनों में नहीं टूटता है। तो इस वजह से इसके लिए I की वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी। जितने भी नॉन पोलर हैं उनके लिए I की वैल्यू 1 रहती है। तो यूरिया के लिए I की वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी। अब अगर हम बात करें NaCl के लिए, तो अभी हमने आपको बताया था NaCl के लिए I की वैल्यू क्या रहती है, 2 रहती है। तो यहाँ पर सांद्रता तो समान है दोनों की, C1 और C2 बराबर है, लेकिन यहाँ भी वही सिचुएशन फंस रहा है, I1 और I2 आपस में बराबर नहीं है। इसके लिए 1 है, इसके लिए 2 है। तो जब बराबर नहीं है तो ये दोनों चीज़ें आपस में बराबर नहीं हो पाएंगी। चलिए, इनका दोनों का परासरण दाब आपस में बराबर नहीं हो पाएगा, और ये समपरासरी विलयन के जोड़े नहीं कहलाएंगे। अब आते हैं तीसरे कॉन्सेप्ट पे। अब प्यारे बच्चों इसमें जो है क्या कह रहा है, एक तरफ यूरिया लिया है, दूसरे तरफ MgCl2 लिया है। तो यूरिया के लिए I की वैल्यू क्या हो जाएगी, यूरिया के लिए I की वैल्यू 1 हो जाएगी, अभी हमने आपको बताया ही। और MgCl2 की अगर हम बात करें, तो आप बताइए MgCl2 कितने आयन में टूटेगा। एक तो Mg++ बनाएगा, दूसरा 2 Cl- बनाएगा। तो 2 ये हो गया, 1 ही हो गया, 3 हो गया। तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो I की वैल्यू 3 हो गई। तो यहाँ पर भी वही सिचुएशन आ रहा है कि सांद्रता तो बराबर, सांद्रता जो है शायद यहाँ भी 0.1 है, देख लेते हैं एक बार। नहीं सही है, 0.2 ही दिया है। चलिए देखिए यहाँ पे सांद्रता, पहली बात तो इनकी सांद्रता नहीं बराबर है, और दूसरी बात यह है कि इनका जो I की वैल्यू है वो भी नहीं बराबर है। तो ना तो इनकी सांद्रता बराबर है और ना ही I की वैल्यू बराबर है। तो ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे।
अब जैसे आप देख लीजिए चेक करके, I1 की वैल्यू यहाँ पर है, यूरिया के लिए 1 है और सांद्रता इसका 0.1 है इक्वल टू, अब इसके लिए I की वैल्यू 3 है और इसकी सांद्रता क्या है 0.2 है। तो क्या ये दोनों क्वांटिटी बराबर आ रही है? नहीं आ रही है। तो जब बराबर नहीं है तो ये दोनों विलेन आपस में समपराशरी नहीं है। अब हम बात करते हैं चौथे ऑप्शन की। चौथा ऑप्शन देखिए, इसमें कह रहे हैं कि एक तरफ CaNO3 का ट्वाइस है और दूसरी तरफ जो है Na2SO4 का ट्वाइस है। तो देखिए CaNO3 का ट्वाइस जब ये टूटेगा तो क्या बनाएगा? Ca डबल प्लस बनाएगा और 2NO3 माइनस बनाएगा। तो यहाँ पर शुरुआत में ये 1 मोल था, लेकिन बाद में जब ये टूटा तो 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, तो कुल कितना आ गया? 3 आ गया। तो I की वैल्यू इसके लिए क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ऐसे ही अगर हम इसकी बात करें Na2SO4 की, Na2SO4 जब ये टूटेगा तो ये क्या बनाएगा? 2Na प्लस बनाएगा और SO4 डबल माइनस बनाएगा। तो यहाँ पर तो शुरुआत में 1 मोल था, लेकिन बाद में जब ये टूटा तो ये 2 मोल बनाया और 1 मोल, तो कुल मिलाकर इसका कितना हो गया? 3 हो गया। और इसके लिए I की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं कि यहाँ चौथे ऑप्शन में I की वैल्यू भी क्या है? ये I1 है और ये I2 है। I1 और I2 क्या है? आपस में बराबर हैं। I1 और I2 आपस में बराबर हैं और इन दोनों की जो सांद्रता है C1 और C2 ये भी आपस में बराबर है। 0.1 इसका भी है, 0.1 इसका भी है। तो जब आपस में दोनों चीज़ें बराबर हैं तो इन दोनों का जो समपराशरी विलेन का इक्वेशन होता है, ये आपस में जब दोनों की सांद्रता और ये बराबर हो जाएगा तो ये विलेन समपराशरी के जो फार्मूला है उसको सेटिस्फाइड कर रहे हैं। तो यही ऑप्शन सही होगा प्यारे बच्चों, यही विलेन क्या होंगे? समपराशरी विलेन होंगे। तो अब हम आशा करते हैं कि आपके समझ में ये क्वेश्चन आ गया होगा। इसका कॉन्सेप्ट हमने डिटेल में बता दिया है ताकि आप ये क्वेश्चन देखने के बाद में और भी क्वेश्चन लगाने की क्षमता रखें। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आगे भी मिले तो आप उसको लगा लीजिएगा। कॉन्सेप्ट हमने आपको बता दिया है। बाकी अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम आपको इसमें फेस होती है तो आप कमेंट में बेहिचक पूछ लीजिएगा। प्यारे बच्चों, अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्यारे बच्चों, गा वाला जो क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, उसमें क्या कह रहा है कि 4 धातु दिए गए हैं ABCD और इनके जो मानक इलेक्ट्रोड विभव हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो ये दिया हुआ है, निम्न है। तो इनकी घटती हुई सक्रियता का क्रम है, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये पूछ रहे हैं। तो देखिए ए का जो मानक इलेक्ट्रोड विभव दिए हैं वो +1.5 वोल्ट दिए हैं और बी का है -2.0 मतलब 2 वोल्ट है और सी का है +0.34 वोल्ट और डी है -0.76 वोल्ट। तो प्यारे बच्चों, आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अर्थात वैद्युत रसायन वाले चैप्टर में ये पढ़ा होगा, विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी जिसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इसमें होता क्या है, धातु जो रखे जाते हैं, जैसे धातु रखे गए हैं तो इनका एक वैल्यू होता है, जैसे -3 पॉइंट समथिंग है, -2 पॉइंट समथिंग, -1 पॉइंट समथिंग, ये यहाँ पे +1 पॉइंट समथिंग है। इस तरीके से अगर है तो यहाँ पे आपको ये बताया गया होगा कि अगर धातु की बात होगी
तो धातु के लिए ये निगेटिव वैल्यू जितने ज़्यादा होगी, मतलब जिसके सामने माइनस लगा हो और मैग्नीट्यूड भी उसका क्या हो, ज़्यादा हो, तो वो धातु ज़्यादा सक्रिय होगा, और जिसका निगेटिव वैल्यू कम होगी वो धातु कम सक्रिय होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं, पहली बात तो ये है कि अगर ज़्यादा रिएक्टिव हमें देखना है तो देखिए प्लस वाला तो होगा नहीं ज़्यादा रिएक्टिव, जिसके पास माइनस वैल्यू ज़्यादा है वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो माइनस वैल्यू वाले ये हैं और ये हैं। अब इसमें वैल्यू 2 है और उसमें 0.76 है, तो किसकी वैल्यू ज़्यादा है, ये ज़्यादा है। अब ये मत देखिए कि -2 है तो पूरा इकट्ठा ना लीजिए, आप केवल इसकी बात करिए, माइनस छोड़ दीजिए। तो 2 ज़्यादा है कि 0.76 ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। तो अगर मैग्नीट्यूड इसका ज़्यादा है और इसके साथ माइनस भी लगा है तो ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा, और ये इसके पास क्या है, इसकी मैग्नीट्यूड कम है तो इसका ये कम रिएक्टिव होगा। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव पहले नंबर पे कौन आएगा, पहले नंबर पे आएगा बी, और फिर दूसरे नंबर पे आएगा डी, और इसके बाद में अब इन दोनों में देखिए, अब अभी हमने बताया था अगर माइनस वैल्यू ज़्यादा है तो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, और अगर प्लस लगा हो तो कॉन्सेप्ट पलट जाता है, प्लस वैल्यू जिसका कम होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो मतलब इसका जो वैल्यू है प्लस 1.5 वोल्ट है और इसका 0.34 वोल्ट है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू ज़्यादा है, इसकी कम है, तो ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, जिसकी प्लस वैल्यू कम होगी। तो प्लस वैल्यू सी की कम है तो इसके बाद सी होगा, और इसकी प्लस वैल्यू ज़्यादा है तो सबसे लास्ट में कौन होगा, ए होगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 4 ऑप्शन इन्होंने दिया है, तो देखिए किस ऑप्शन में ये आर्डर फॉलो हो रहा है। अच्छा, ये जो है घटते हुए सक्रियता का बता रहे हैं, तो ये आर्डर होना चाहिए इसका, इस तरफ सक्रियता कम हो रही है तो सबसे ज़्यादा होना चाहिए बी का। तो बी देखिए इसी में दिया है, और इसके बाद डी का होना चाहिए, और इसके बाद सी का, इसके बाद ए का। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया शून्य कोट की है। तो शून्य कोट की अभिक्रियाएं जब भी आपको पढ़ाई गई होंगी रासायनिक बलगतकी वाले चैप्टर में, तो बताया गया होगा, आपके गुरुजी ने बताया होगा कि इसके 2 फेमस एग्जाम्पल हैं शून्य कोटि अभिक्रिया की। एक तो H2 + Cl2 से जब 2HCl बनता है तो एक एग्जाम्पल ये है, और दूसरा NH3 वाला एग्जाम्पल है, NCERT में दिया हुआ NH3 वाला एग्जाम्पल। तो प्यारे बच्चों हम भी जब पढ़ाते हैं तो बच्चों को ये बताते हैं कि ये 2 अभिक्रियाएं आप याद कर लीजिए, ये जहां भी आपको मिले ये शून्य कोट की अभिक्रियाएं ही होंगी। और शून्य कोट की अभिक्रिया इसलिए होगी क्योंकि इनका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, अभिक्रिया का वेग होता है, वो इनके अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, डिपेंड नहीं करता है। और जिस अभिक्रिया का रेट ऑफ रिएक्शन इनके कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करता है, ऐसी अभिक्रियाएं क्या होती हैं, शून्य कोट की, मतलब 0 ऑर्डर की रिएक्शन होती हैं। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों सब रटा रटाया कॉन्सेप्ट इसका रहता है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगर आपने पढ़ा है तो तुरंत दिमाग में हिट कर जाएगा कौन सी अभिक्रिया होगी, ये होगी। तो ये अभिक्रिया जो है शून्य कोट की अभिक्रिया है। यहाँ पे HNU भी रहता है, मतलब UB, अब ये दिए नहीं बात अलग है, लेकिन ये भी यहाँ रहता है। तो ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा, अगर आप देखे हैं तो तुरंत आपके दिमाग में हिट कर जाएगा। अब प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एमाइडों से एमीन बनाने में प्रयुक्त अभिकर्मक है। तो प्यारे बच्चों इसमें जो है 4 ऑप्शन दिया इन्होंने, तो 4 ऑप्शन कहाँ यूज होते हैं, देखिए एक एक ऑप्शन का डिटेल आपको बता रहे हैं, सब कहीं ना कहीं यूज जरूर होते हैं। तो पहला ऑप्शन जो है ये Br2KOH है। जब एमाइड से हम एमीन बनाते हैं तो आप उस एमीन वाले लेसन में एक रिएक्शन पढ़े होंगे
जिसका नाम है हाफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया। हाफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया में क्या होता है, एमाइड का रिएक्शन होता है KOH से और Br2 से। मतलब ये है कि ये है एमाइड और इसका रिएक्शन किससे होता है, KOH से होता है और Br2 से होता है, तब जाके आपको एमीन बनता है, RNH2 मिलता है और क्या मिलता है, K2CO3 मिलता है, KBr मिलता है और H2O मिलता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको केवल इतना देखना है कि इसमें कौन सा अभिकर्मक यूज होता है, KOH और Br2 यूज होता है। तो ऑप्शन तो यही पहला ऑप्शन ही सही है आपका। अगर ये भी रटा रटाया क्वेश्चन रहता है कि अगर आप ये अभिक्रिया देखे हैं, ये अभिक्रिया किए हैं, तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि यही दोनों यहाँ पे यूज होंगे। अब इसके बाद ये दिया है K2Cr2O7 H2SO4 के साथ, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये कहाँ यूज होता है, ये फेमस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब ऑक्सीकारक है। तो जहाँ भी ऑक्सीकरण होता है वहाँ पर इसका यूज किया जाता है, चाहे एल्कोहल से हम एल्डिहाइड कीटोन बनाएं या एल्डिहाइड कीटोन से हम कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाएं, तो वहाँ पर इसका यूज किया जाता है। अब इसके बाद प्यारे बच्चों अगला ऑप्शन दिया है HCl और ZnCl2। HCl और ZnCl2 ये रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब अपचायक हैं, जहाँ अपचयन की अभिक्रिया होती है वहाँ ये यूज होते हैं। अब इसके बाद में यहाँ पे दिया गया NaOH और KOH, जहाँ क्षारीय माध्यम में अभिक्रिया होती है वहाँ ये यूज होते हैं। जैसे आप एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में पढ़े होंगे, एल्डोल कंडेंसेशन हो गया, कनिजारो अभिक्रिया हो गई, तो वहाँ सब जो है ये क्षारीय माध्यम में होती है, तो वहाँ सब इनका यूज हो सकता है। अब ये इसमें ऑप्शन क्या सही होगा, पहला ऑप्शन सही होगा Br2 KOH के साथ, क्योंकि ये किस अभिक्रिया का पार्ट है, हाफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया। ये आपको कहाँ मिलेगा, एमीन वाले चैप्टर में मिलेगा, बनाने की विधियां में। अब इसके बाद में आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में विटामिन से क्वेश्चन उठाया इन्होंने। ये कह रहे हैं कि राइबोफ्लेविन नाम इसमें से किसका है। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये आपको जैव अणु में पढ़ाया जाता है, और जैव अणु में अब देखिए सब विटामिन का नाम इसमें हम बता दे रहे हैं। B1 का नाम होता है थायमीन। B1 का नाम क्या होता है, थायमीन नाम होता है। और दूसरा ऑप्शन दिए हैं B2। B2 का क्या नाम होता है, राइबोफ्लेविन। और इसके बाद इन्होंने B6 दिया है। B6 का नाम होता है पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन। और इसके बाद इन्होंने B12 दिया है। B12 का नाम होता है साइनोकोबालेमीन। साइनोकोबालेमीन। तो ये सबका नाम हमने लिख दिया प्यारे बच्चों। B1 का नाम थायमीन है और B2 का नाम राइबोफ्लेविन है, B6 का पायरिडॉक्सिन है और B12 का साइनोकोबालेमीन है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, और इसका जो है हम ट्रिक के साथ आपको बता देंगे। इसका एक विटामिन का एक वीडियो हम बना के जो है यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे, और आप वहाँ से इसको तैयार कर लीजिएगा। इसी मंथ में, अप्रैल महीने में ही हम इसको डाल देंगे, ताकि आपका एग्ज़ाम से पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों राइबोफ्लेविन नाम किसका है, तो राइबोफ्लेविन नाम है B2 का, और थायमीन नाम है B1 का। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, सेकेंड वाला ऑप्शन सही होगा।
तो ये 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे इस सेट में और 6 हमने डिटेल में आपको बता दिया है। हमारे बताने का पर्पज़ ये रहता है कि अगर इस टाइप के और भी क्वेश्चन आपको मिलें तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर लें। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है और हम हर एक चीज़ डिटेल में बता भी रहे हैं। तो आप इसके लिए परेशान ना होइए, एक बार अगर आप इसे समझ लेंगे तो आप इसी में से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पुटअप हो जाएंगे। तो आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो आप इसको एक बार डिटेल में समझ लीजिएगा और अपने मन से भी क्वेश्चन लगाने का प्रयास करिए। आप अगर अपने मन से लगाए रहेंगे और वो क्वेश्चन हम बता देंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।